अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ओवरहेड्स का पूरा चैप्टर 100% कवर करेंगे और ये वीडियो लेने के बाद आपके लिए ओवरहेड्स का ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली आप बिल्कुल साउंड फील करेंगे अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखने के लिए कि ओवरहेड्स होते क्या हैं, हम एक एग्जाम्पल से अपना आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले ये इमेजिन करते हैं कि हमारी एक बर्गर शॉप है और हम बर्गर सेल करते हैं और ये बर्गर शॉप हमने अभी अभी खोली है और अभी अभी हमारा नया नया बिज़नेस शुरू हुआ है। तो हम इमेजिनेशन को ज़रा और ब्रॉड करने के लिए डायग्राम भी बना लेते हैं। ये हमारी बर्गर शॉप है। अब इस बर्गर शॉप में हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है। वो क्या करता है, वो हमारा शेफ़ है, वो बर्गर कुक करता है। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यानी जितना भी बर्गर पैटी हो गए और बन हो गया, सैलड, ये सब एक बर्गर के लिए ये हमारे पास 100 रुपीज़ का लगता है। उसके बाद हमारा जो शेफ़ है वो हमारे डायरेक्ट लेबर है और वो एक बर्गर बनाने के लिए 20 रुपये हमसे चार्ज कर रहा है। उसके बाद हम जब अपने कस्टमर को बर्गर बना के पेश करते हैं तो हम उसको एक बॉक्स में पैक करके देते हैं। अब वो बॉक्स जो है बेसिकली बर्गर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बर्गर उस बॉक्स के बगैर बन सकता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि बर्गर बनाने के लिए उसका कोई काम नहीं है। वो बेसिकली बस बर्गर पैक करने के लिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए है। तो इसलिए वो हमारा होगा ओवरहेड। और क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है हमारे यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है, यानी जितने हमारे यूनिट्स ज़्यादा होंगे उतने हमारे बॉक्स ज़्यादा यूज़ होंगे, जितने यूनिट्स कम होंगे उतने हमारे बॉक्स कम यूज़ होंगे। तो इसलिए वो वेरिएबल ओवरहेड होगा। तो इसलिए हम इसको एक यूनिट के अंदर आराम से फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 15 रुपये का है तो हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 135। ईजी। अब मसला आ गया। मसला ये आया कि हमारा जिस शॉप में हम बर्गर बना रहे हैं उस शॉप का रेंट भी है। अब उस शॉप का रेंट है ₹1,00,000। अब इस 1,00,000 को मैं कैसे छोड़ दूँ? मतलब 1,00,000 मैंने पे करना है, मैं अपने वालिद साहब से लेके पे करूँ क्योंकि ये कॉस्ट तो इतनी है कि 135 रुपये कॉस्ट है, लेकिन रेंट का भी मैंने 1,00,000 पे करना है। मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ कि मुझे प्रॉफिट भी हो, वरना तो मैं लॉस में चलता रहूँगा। अब मिसाल के तौर पे ये पूरा का पूरा 1,00,000 जो है अगर मैं चार्ज कर दूँ, कस्टमर को चार्ज कर दूँ और बर्गर की सिर्फ कॉस्ट ही 1,135 रुपये बन जाएगी, तो ये तो सॉल्ट वे के रेस्टोरेंट में भी इतना महंगा बर्गर नहीं होगा, फिर तो हमसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस ऐसी हो कि हमारी सारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, उसमें रेंट भी कवर हो जाए, डायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाए और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाए और हमें 20% प्रॉफिट भी हो जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंट को हमें ऐसे प्रोपोर्शन करना पड़ेगा कि हमें ये रेंट हर बर्गर में कवर हो जाए। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये 1,00,000 जो हमारा रेंट है इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? हम करेंगे बजटेड नंबर ऑफ यूनिट से। अब अभी हमने शॉप खोली है, हमारा फर्स्ट मंथ है, हमें नहीं पता कि मंथ एंड तक हमारे कितने यूनिट एक्चुअली में मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन हमने एक एस्टिमेट लगाया कि हमारे रोज़ के 20 या 30 कस्टमर आ सकते हैं, तो या जितने भी आ सकते हैं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे एक महीने में 5,000 बर्गर तो बिकेंगे। अगर हमारे एक महीने में 5,000 बर्गर बिकेंगे, इसका मतलब है कि हमें 20 रुपये हर बर्गर पे चार्ज करना चाहिए, तो हमारा ये रेंट कवर हो जाएगा। ईजी है, ज़रा गौर से समझ रहे हैं। यानी हमारा जो 1,00,000 रुपया रेंट था, अगर हम उसको 5,000 यूनिट पर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि 20 रुपये पर यूनिट अगर हम हर कस्टमर से चार्ज करेंगे तो वो हमारा 1,00,000 जो रेंट है वो इजीली कवर हो जाएगा। अब हम इस 135 के अंदर +20 ये वाला कर देते हैं। इसका मतलब अब हो गए 155। ठीक है, तो 155 ये हमारी आ गई एक बर्गर की कॉस्ट। तो 155 में अगर हम प्रॉफिट डाल दें 20% अपना, हमने सोचा हुआ था कि जो भी कॉस्ट आएगी हमने 20% प्रॉफिट रखना है और फिर उसको सेल कर देना। तो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 31 रुपीज़ और 31 यानी हमने जो प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हमारे टोटल जो बर्गर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 186 पर बर्गर। ठीक हो गया। पहले हम कहाँ पे 1,135 का बर्गर बेच रहे थे, अब 186 पर बर्गर पे आ गए
और हम हर बर्गर पे 31 रुपये का प्रॉफिट भी कमाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप मिसाल के तौर पे आप एक शॉप पे गए हैं और आपने पाँच किलो चावल लिए हैं वहाँ से, तो 5 किलो चावल आपको मिले हैं 1,000 रुपये के। तो अगर हम सिंपली कहें कि 1 किलो चावल कितने के होंगे, अगर हम अपना मैथमेटिक्स को साइड पे रखें, कॉस्टिंग को साइड पे रखें और हम सोचें, तो 5 किलो चावल अगर 1,000 के हैं, इसका मतलब है कि एक चावल सिर्फ 200 रुपये के हैं। इसी तरह ही सेम टू सेम यहाँ पे 1,00,000 रुपये का रेंट है, यानी 1,00,000 रुपये हमारे बर्गर बनाने की कॉस्ट है। कितने बर्गर बनाने की कॉस्ट है? 5,000 बर्गर बनाने की कॉस्ट है। एक बर्गर बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? अगर हम 1,00,000 को 5,000 से डिवाइड कर देंगे, 20 रुपये एक बर्गर बनाने की कॉस्ट होगी। उस एक बर्गर बनाने की कॉस्ट को हम अपनी बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे उस पर यूनिट कॉस्ट को पूरा करने के लिए, ताकि हम प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें। सिंपल इज़ दैट। आई होप दैट कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं उसी एग्जांपल के साथ कि हमारी वही बर्गर शॉप है और हम स्टार्ट ऑफ द मंथ पे खड़े हुए हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ पे हमने बजट किया कि हमारे टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी 650,000। हम बजट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल कि हमें तो पता होना चाहिए ना, मतलब कि हमारा कॉस्ट कितनी आ रही है। बजट करने की क्या ज़रूरत है? बजट हमें करना पड़ रहा है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी एडवांस नहीं आता, एरियर्स में आता है। 1 महीने बाद आता है। हम जब यूज़ कर लेते हैं तो वो यूज़ करने के बाद आता है हमें बिल। सिमिलरली गैस का बिल भी इसी तरह ही होता है कि जब हम गैस यूज़ कर लेते हैं, जितनी हम कंजप्शन करते हैं उस हिसाब से हमें बिल आ जाता है। इसलिए हमें मंथ स्टार्ट पे बजट करना पड़ता है कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स लगेंगे या इतने हमारा गैस का बिल आएगा। इस हिसाब से हम बजट कर लेते हैं। तो हम मंथ के स्टार्ट पे हमने बजट किया कि हमारी ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी 650,000 और हमने बजट किया कि हमारे टोटल यूनिट्स होंगे 16,250। अब हम इस टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड करना है पर यूनिट कॉस्ट में, ताकि हम इसको अपने यूनिट प्राइस में शामिल कर सकें और हर यूनिट, जो भी हम यूनिट बेचें, वो कस्टमर से उस यूनिट की प्राइस में अपनी ओवरहेड की कॉस्ट को चार्ज कर सकें। तो हम सिंपली बजटेड ओवरहेड कॉस्ट को बजटेड यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 40 पर यूनिट। ये 40 पर यूनिट उसी तरह आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के बाद ये फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वही फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप, अब मंथ एंड आ गया। हम ये इमेजिन करते हैं कि मंथ एंड हो गया, क्योंकि ये सब तो एस्टिमेट था। हमने बजट किया कि हमारे यूनिट इतने सेल होंगे, हमने बजट किया कि हमारी ओवरहेड की कॉस्ट इतनी होगी। हमें क्या पता कि हमारी एक्चुअल में ओवरहेड की कॉस्ट इतनी हैवी थी कि नहीं थी, हमारे एक्चुअल में इतने यूनिट बने भी कि नहीं बने, क्या वाकई में 16,000 यूनिट हमने बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर्फ 10,000 यूनिट बने। तो हम चेक कर लेते हैं। मंथ एंड पे हमारा रिजल्ट निकला, हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स थे और एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए एक्चुअल यूनिट्स हमारे जो मंथ एंड में प्रोड्यूस हुए वो हुए 13,000। बजट हमने कितने किए थे? 16,250, जबकि एक्चुअल में उससे कम बने। और हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड इनकर हुए वो हम इमेजिन कर लेते हैं कि 585,000, यानी जितना हमने बजट किया था कि हमारे ओवरहेड लगेंगे उससे असल में कम लगे। अगर कम लगे इसका मतलब है कि हमारे लिए अच्छी बात है, हमने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर लिए, हालांकि हमारे ओवरहेड जो थे वो कम लगे। और यही मेन रीज़न है कि हमने कस्टमर से ओवरहेड ज़्यादा चार्ज किए, एस्टिमेट सही नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारे यूनिट्स कम सेल हुए। कस्टमर्स ने हमारा प्रोडक्ट यानी हमारा बर्गर कम परचेज़ किया। अब हम देखते हैं हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है हमारी इस एस्टिमेशन की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कस्टमर से टोटल चार्ज कितना किया। हमने कस्टमर से हर यूनिट के ऊपर 40 रुपये चार्ज किया। इस 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल यूनिट हमने बेचे 13,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया?
क्योंकि टोटल मंथ के अंदर हमने जो एक्चुअल यूनिट्स बेचे हैं वो 13,000 बेचे हैं, और उस 13,000 यूनिट्स के ऊपर हर यूनिट के ऊपर हमने कस्टमर से 40 रुपये चार्ज किया है। यानी कस्टमर से हमने 40 रुपये हर यूनिट पे लिए हैं, और ये वो पैसा है जो हमारी जेब में आया है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारी जेब में आया है, ये पैसा हमारी जेब में आया है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 520,000। फिर उसके बाद हम इसको अपने एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर कर लेते हैं कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल ओवरहेड जो थे हमारे वो थे 585,000। एक्चुअल ज़्यादा है, कॉस्ट एक्चुअल में ज़्यादा है, हमने जो रिकवर की वो कम है। कस्टमर ने जो हमें दिए पैसे वो कम थे, जो हमारी जेब से गए वो ज़्यादा थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि हमें हो गया लॉस। 65,000 हमारी जेब से कम हो गया। हम अपनी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमारी वही बर्गर शॉप है और अब हमने और तरक्की कर ली है और प्रॉफिट कमा लिया है, जिसकी वजह से हम एक नया प्रोडक्ट भी ले आए हैं अपनी शॉप के अंदर। बर्गर के साथ साथ हम पिज़्ज़ा भी बेचेंगे। अब मंथ का स्टार्ट है, हमने बजट किया कि हमारे टोटल एफओएच होंगे 2 लाख, और बर्गर और पिज़्ज़ा के जो हम बजटेड यूनिट्स बनाएंगे वो होंगे 1000 एंड 5000। बर्गर के 1000 यूनिट और पिज़्ज़ा के 5000 यूनिट। अब बर्गर बनाने पे जो एक बर्गर बनाने पे हमारा जो टाइम लगता है, बर्गर बनाने पे एक बर्गर बनाने पे जो हमारा टाइम लगता है वो 2 घंटे है, और एक पिज़्ज़ा बनाने पे जो हमारा टाइम लगता है वो है 10 घंटे। अब हमने OAR कैलकुलेट करना है। OAR क्या होता है? OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, वही रेट जो हम पिछले सारे स्टेप्स में कैलकुलेट करते रहे हैं। यानी जो हम अपने ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं, जो रेट निकलता है उस रेट को ही हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम कैसे निकालेंगे? प्रीवियसली तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था, तो हम सिंपली क्या करते थे कि इस ओवरहेड को सिंपली यूनिट्स के साथ डिवाइड करते थे। मिसाल के तौर पे अगर हम इनको प्लस कर दें तो 6000 आ गया। तो अगर हम 2 लाख को 6000 के साथ डिवाइड कर दें तो क्या आंसर ठीक आ जाएगा? क्योंकि सिंपली हम पहले से इस नहीं करते थे, उस हिसाब से आंसर ठीक आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आंसर आएगा रॉन्ग आएगा। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, इसका मतलब था कि हमें सारे के सारा ओवरहेड सिर्फ उसी को ही एलोकेट करना था। लेकिन अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि कुछ ओवरहेड ये कंज्यूम कर रहा है, कुछ ओवरहेड ये कंज्यूम कर रहा है, और हमने उसको अप्रोप्रिएटली हमने उसको ट्रांसफ़र करना है। अब बर्गर पे लग रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, पिज़्ज़ा पे लग रहे हैं 10 घंटे। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ओवरहेड में अगर इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा यूनिट्स कंज्यूम करने पे आता है, या जितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी उतना बिल ज़्यादा आएगा। अब पिज़्ज़ा पे अगर 10 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली अगर बर्गर पे सिर्फ 2 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा के मुकाबले में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। इसलिए पर यूनिट्स की बेस पे ओवरहेड को एलोकेट करना, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हों तो ये रॉन्ग होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में एक से ज़्यादा यूनिट्स गिवन हो तो आपने जो OAR निकालना है वो पर और की बेसिस पे निकालना है। वो कैसे निकलेगा? सिंपल है कि आपने अपने बजटेड यूनिट्स को स्टैंडर्ड और से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 आ जाएगा, और 5000 को 10 से करें, सिंपल 50,000। सिंपली इसको समझें कि बजटेड यूनिट्स, अब मिसाल के तौर पे अगर आप कॉस्टिंग की कोई असाइनमेंट करते हैं और आपको एक असाइनमेंट करने में 2 घंटे लगते हैं, तो अगर आपने 5 असाइनमेंट्स करनी हो आपको कितना टाइम लगेगा? सिंपल है कि अगर हमने एक असाइनमेंट पे हमें 2 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब है 5 असाइनमेंट पे 10 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे 1000 यूनिट पे, अगर एक यूनिट पे 2 घंटे लग रहे हैं तो 1000 यूनिट पे 2000 घंटे लगेंगे। सिंपल। OAR को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फिर हम यूनिट को प्लस करने के बजाय हम घंटों को प्लस कर दें, 52,000 और आ जाएंगे हमारे पास। इसको हम बजटेड FOH के साथ एज अ बेस यूज़ करके अपना OAR निकाल लेंगे।
सिंपल है, टोटल घंटों के साथ हमने डिवाइड कर दिया अपने FOH को, तो हमारे पास OAR पर और आ जाएगा। सिंपल इज दैट। ये हमारे पास आ जाएगा 3.85 पर और। अब हमने जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है वो तो हमने पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकालनी है और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को बेचना है। तो इस OAR को हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको सिंपली ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यही आपके पास बर्गर पिज़्ज़ा है, 3.85 हमारे पास बजटेड OAR है पर और, ठीक है, यानी 3.85 हमारा लगता है 1 घंटे पे। 1 घंटे की हमारी जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो है 3.85। तो बर्गर पे कितने घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए? 2 घंटे। और पिज़्ज़ा में 10। सिंपल है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका 7.7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 38.5 पर यूनिट। अब ये कैसे? सिंपल है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक नेट कैफ़े जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका 1 घंटे का चार्ज होगा 3.85। आपने कहा कि मुझे तो 2 घंटे के लिए यहाँ पे नेट चाहिए, तो 2 घंटे का आपका खर्चा कितना होगा? 1 घंटे का अगर 3.85 था तो 2 घंटे का 3.85 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.7 आ जाएगा। सिंपल। अब इसी एग्जांपल को अगर हम और आगे कंटिन्यू कर लें और हम अगर देखें कि मंथ एंड पे जो हमारे पास डाटा आया है उसमें हमें पता चला है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो हमारे इंकर हुए हैं वो 190,000 थे, जबकि हमने जो बजट किए थे वो थे 200,000 यानी 2 लाख, और एक्चुअल 1,90,000। उसके बाद हमारे जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं बर्गर के वो है 1100 और पिज़्ज़ा के 4900, जबकि हमारे पास बजटेड थे 1000 एंड 5000। तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है ओवरहेड के केस में। सिंपली हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले देखा था, हमने चेक करना है कि हमारी जेब में पैसे कितने आए हैं, यानी कितने कस्टमर्स ने हमें पैसे दे दिए और कितने पैसे दिए। हमने कितना चार्ज किया कस्टमर से? हमने एक बर्गर के ऊपर कस्टमर से चार्ज किया 7.7 रुपये। तो हमने बर्गर कितने बेचे? 1100। बर्गर के केस में हम 1100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.7 से, और पिज़्ज़ा के केस में 38.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? इतने हमने पिज़्ज़ा बेचे हैं पूरे मंथ में, 4900। सिंपली यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे जो हमारी जेब में आए हैं, और फिर इसको हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी 190,000। ये हमारा एक्चुअल खर्चा है जो हमारी जेब से गया है, ये वो पैसे हैं जो हमारी जेब के अंदर आए हैं। अगर जेब के अंदर आने वाले पैसे जेब से जाने वाले पैसों से ज़्यादा होंगे तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर वो पैसे कम हो जाएंगे तो हमें हो जाएगा लॉस। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम इनको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और इन केस ऑफ लॉस हम कहते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सिंपली ओवर एब्जॉर्ब्ड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमने जो पर यूनिट ओवरहेड की कॉस्ट निकाली थी हमने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर ली, ओवर चार्ज कर ली, इसलिए हम ओवर एब्जॉर्ब कहते हैं। और अंडर एब्जॉर्ब इसलिए कहते हैं कि हमने कस्टमर से कम चार्ज की, अंडर यानी हमें कम चार्ज की और हमें नुकसान हो गया, हमें ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए थी। तो ये कॉन्सेप्ट है अंडर एब्जॉर्ब का और ओवर एब्जॉर्बशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारे बिजनेस में मज़ीद तरक्की कर ली। वो बर्गर शॉप जो हमने स्टार्ट की थी वो अब एक लार्ज रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई हुई है। अब हमारे रेस्टोरेंट में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है फास्ट फूड का, एक चाइनीज़ का, एक इटालियन का और एक पैकिंग का, जो जितना भी ये फूड मटेरियल होता है उसको पैक करने में हेल्प करता है। तो अब हमारा जो टोटल FOH है वो इनका हो रहा है ₹2 लाख का, और ये FOH अभी हम सिर्फ सिंपल रखने के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सिर्फ रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है। अब हमने फास्ट फूड वाले डिपार्टमेंट में हम इमेजिन कर रहे हैं कि फास्ट फूड में सिर्फ बर्गर हैं। हम एक बर्गर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें OAR चाहिए, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए कि हम कितना ओवरहेड एक यूनिट को चार्ज करें। तो हम OAR निकालने के लिए बजटेड यूनिट्स, मिसाल के तौर पे हम बजट कर लेते हैं कि फास्ट फूड के 1 महीने के बजटेड यूनिट्स बनेंगे 1000। तो
अब हम इसका बजटेड जो ऊपर आएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, क्या वो हम पूरा 2 लाख इंक्लूड कर लें? क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी 2 लाख इंक्लूड कर लेंगे तो फिर चाइनीज़ की जो हमने कॉस्ट निकालनी है, अगर मिसाल के तौर पे इसके 2,000 यूनिट बनते हैं तो यहाँ पे भी 2 लाख इंक्लूड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इटालियन पे आएंगे तो इसमें भी 2 लाख इंक्लूड कर देंगे, पैकिंग पे भी कर देंगे। तो ये तो 2-2 लाख हर यूनिट पे 1,000 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2,000 पे भी हो रहा है। तो ये 2 लाख की बजाय ये तो 8 लाख हो जाएगा जो हम कस्टमर से चार्ज करने लग जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस 2 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा इन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर, ताकि हम अप्रोप्रिएटली अपने प्रोडक्ट्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको डिज़ाइन कर सकें। अब इस 2 लाख को हम डिवाइड कैसे करें डिपार्टमेंट्स के अंदर? उसके लिए हमें कोई अप्रोप्रिएट बेस यूज़ करना पड़ती है। जिस तरह रेंट है, तो रेंट की सबसे अप्रोप्रिएट बेस क्या हो सकती है कि अब ये चारों डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में जितनी जगह ज़्यादा ली होगी उसका उतना रेंट ज़्यादा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये जो इटालियन वाला डिपार्टमेंट है इसने 30% जगह ली हुई है टोटल जगह में से, तो इसको 30% रेंट इसको चार्ज होना चाहिए। सिमिलरली अगर पैकिंग वाले ने 30% लिए तो 30% रेंट उसको चार्ज होना चाहिए। तो हम इस बेसिस पे इस ओवरहेड को इन डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट कर देंगे इस तरह से। फास्ट फूड, चाइनीज़, इटालियन एंड पैकिंग। यहाँ पे ओवरहेड लिख देते हैं। टोटल ओवरहेड 2 लाख, 20% only to fast food, so 20% will be 40,000 and 30% will be 60,000. सो इनका टोटल जो होगा वो होगा ₹2 लाख। ठीक है, यानी अब हमारा ये ओवरहेड जो है रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो गया। हम डिपार्टमेंट वाइज OAR निकालेंगे और डिपार्टमेंट वाइज अपने प्रोडक्ट्स को चार्ज करेंगे। फास्ट फूड वाले डिपार्टमेंट में फास्ट फूड के यूनिट्स को जितना चार्ज होना चाहिए उतना चार्ज होगा। चाइनीज़ के डिपार्टमेंट में जितना चाइनीज़ को रेंट चार्ज होना चाहिए सिर्फ उतना ही चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ जाता है। पैकिंग डिपार्टमेंट की जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे OAR निकालने का कोई चक्कर आता ही नहीं है। शुरू से हमारी बात ये हो रही थी कि हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने जो अपना प्रोडक्ट होता है उसमें एलोकेट करना होता है। तो यहाँ पे तो हम रेंट को हम एलोकेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन ये भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये प्रोडक्ट के अंदर कैसे जाएगी? ये तो सेपरेट रह जाएगी अगर हम यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो इसलिए हमें इस 60,000 को भी इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भेजना पड़ता है, ताकि ये जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको चार्ज हो जाएं और हम कस्टमर को चार्ज करें और प्रॉफिट कमा सकें। अब इस 60,000 को एलोकेट कैसे करेंगे उसकी बेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो ऑर्स की बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं या सिंपली परसेंटेज गिवन हो सकती है कि आप 20% यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, 60% यहाँ पे और सिमिलरली 20% यहाँ पे। तो इस तरह से हम एलोकेट करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओवरहेड का टोटल मिसाल के तौर पे फास्ट फूड का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने जितने भी बजटेड और होंगे उसके साथ, तो हमारे पास OAR पर और आ जाएगा सिंपली। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए थे हमारी बर्गर वाली एग्जांपल में भी। इसी तरह अब हम आगे एक और एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं A, B, C। इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुजर के हमारा प्रोडक्ट बनता है और इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्टिंग अलग से होती है, इसीलिए हमें इसके ओवरहेड्स अलग से निकालने पड़ेंगे, इसके अलग से निकालने पड़ेंगे और इसके अलग से निकालने पड़ेंगे। और ये हमारे 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ओवरहेड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है हीट एंड लाइटिंग 500,000 और डेप्रिसिएशन 1.5 मिलियन। हमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन दी है और वो बताया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में जो मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू इतनी है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में जो मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू इतनी है। यानी डिपार्टमेंट A में जो मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू 8,000 है। इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन का टोटल है इसमें से 1.5 मिलियन में से कुछ डेप्रिसिएशन आई होगी डिपार्टमेंट A से, कुछ B से, कुछ C से, कुछ X से और कुछ Y से, क्योंकि मशीनरी हर जगह प्रेजेंट है। अब ये क्योंकि बड़ी वैल्यू और यहाँ 8,000 लिखा हुआ था, इसको हम कर लेते हैं रुपीज़ इन थाउजेंड, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी सही रहे।
और सेकंड पे हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया स्क्वायर फीट में गिवन है, यानी डिपार्टमेंट ए ने 10 स्क्वायर फीट जगह ली हुई है, डिपार्टमेंट बी ने 5, सी ने 15, इसी तरह 15 और 5। तो इसका मतलब ये है कि हीट एंड लाइटिंग यानी जितनी जगह जिसने ज़्यादा ली होगी उतनी वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा होगी, उतनी हीट का खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इसको हम एरिया के वाइज एलोकेट कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने यही सीखना है कि हम ये जो इंडिविजुअल हमारे ओवरहेड्स होते हैं, कंबाइंड मतलब एक कंबाइंड ओवरहेड्स हमें गिवन होते हैं, जिस तरह इस तरह हीट एंड लाइटिंग सारे डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे गिवन है, तो इनको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे भेजना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट्स के नाम लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ओवरहेड्स लिख देते हैं, इधर बेस लिख देते हैं, और यहाँ पे रेशो आ जाएगी, वो मैं यहाँ लिख दूँगा। आप लोग इसको इधर ऐड कीजिएगा। ओवरहेड सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट एंड लाइटिंग। हीट एंड लाइटिंग की हम क्या बेस यूज़ करेंगे अभी हमने डिसाइड किया था, क्योंकि एरिया वाइज ये बेहतरीन तौर पे एलोकेट हो सकता है। इसको हम एरिया वाइज अप्रोक्सीमेट करेंगे, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा होगा जिस डिपार्टमेंट का, उतना हीट एंड लाइटिंग का खर्चा ज़्यादा होगा। तो बेस हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, और इसकी रेशो क्या होगी? रेशो सिंपली इसका जो टोटल है 10, 15, 30, 45, 50, हमने इसके हिसाब से परसेंटेज वाइज को एलोकेट करना होता है। अब इसकी अगर हम रेशो बना लें तो 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 and 1, यानी सिंपली हमने इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर दिया। ये सब 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे थे। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 5 1s are 5। तो अब इसको हम सिंपली इसी तरह ही हम नीचे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन को हमने बुक वैल्यू पे बेस बनाया, बुक वैल्यू को बेस बनाया उसकी, और उसकी हम रेशो ले लेंगे 8:5, रेशो 1, रेशो 0.5, रेशो 0.5। ठीक है, अब हमने इस रेशो के बेस पे डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट कैसे करना होता है। मिसाल के तौर पे ये वाला हम हीट एंड लाइटिंग में हमने एरिया को बेस लिया है, तो हम कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में अपने ओवरहेड्स को पुट करेंगे। सबसे पहले हीट एंड लाइटिंग के 500,000, ठीक है, कैलकुलेटर में हमने पुट किया 500,000। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे इसके बेस डालनी है। बेस में आपने क्या डालना है? बेस में आपने सारे ये वाले नंबर्स को ऐड कर देना है, या तो आप खुद से एक बार में ऐड करके एक नंबर लिख दें, या फिर इन सब नंबर्स को नीचे ऐड कर दें जिस तरह ये, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर 1 ये रेशो है, ये रेशो जो 2 रेशो गिवन है, ये डिपार्टमेंट ए की है, तो डिपार्टमेंट ए के आवर्स निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करके 1 कर दें तो वो बी का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 3 कर दें तो सी का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अपने सारे आंसर्स निकाल लेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सिंपल सी एग्जांपल में सारा समझ आ गया होगा कि हम अपने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किस तरह करते हैं और डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना ज़रूरी क्यों है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये ओवरहेड्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि इन सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी भी हमारे ओवरहेड्स मौजूद हैं। ये 200 हो गया और ये 100 हो गया। हमें तो OAR निकालना है। OAR हमने अपने प्रोडक्ट को चार्ज करना है, और प्रोडक्ट को चार्ज बेसिकली हमने प्रोडक्ट से ही अपनी सारी कमाई करनी है। तो अगर तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसका मतलब है ये कॉस्ट रह जाएगी, और ये कॉस्ट अगर प्रोडक्ट में पूरी नहीं होगी तो इस डायरेक्ट सिर्फ हमारी जेब से जाएगी, हमें नुकसान होगा। तो इसको हमने वापस से इन डिपार्टमेंट्स में भेजना है। इन डिपार्टमेंट्स में भेजने के लिए इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम सिंपली थोड़ी सी सिंपल लहजे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट वाइज हमारे सारा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमने देख लिया कि किस तरह से ओवरहेड्स को हमने डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन करना था। अब ठीक है, डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन हो गया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी अब ओवरहेड्स मौजूद हैं और सर्विस डिपार्टमेंट में भी मौजूद हैं। हमें सर्विस डिपार्टमेंट से ओवरहेड्स को निकाल के उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में री अपोर्शन करना है। उसके कुछ मेथड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। सर्विस डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड अगर देखें, जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। कैंटीन क्या करती है? कैंटीन एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, जिस तरह हो सकता है लंच प्रोवाइड करती हो, और कोई जूसेस
ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इन पर भी खर्चा लगता है। फिर इस खर्चे को हम प्रोडक्ट पे एलोकेट करते हैं, क्योंकि हमने पूरा तो करना ही होता है। और दूसरा, जिस तरह मेंटेनेंस है, अगर हम मशीन्स रन कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है वो ओवरहेड्स में आता है। फिर हम इसको एलोकेट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पे, वहाँ से हम कस्टमर को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सर्विस। ये ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड है। जिस तरह हमने वो रेंट की एग्जांपल ली थी और डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ली थी, उसको एलोकेट किया था ना, वो स्टेप ऑलरेडी हो गया है, यहाँ डिपार्टमेंट में एलोकेटेड है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो ओवरहेड्स है सर्विस डिपार्टमेंट में, इनको प्रोडक्शन में भेजना है। डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल होता है। उसमें हमने क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पर ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनको हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। डायरेक्ट मेथड में ये होगा कि आप सिंपली एक्स या वाई में से किसी भी एक हेड को पहले खाली कर दें और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दें, और सेकंड पे आप दूसरे वाले को भी खाली कर दें इसी तरह। इसमें आप बेशक पहले एक्स को कर दें या पहले वाई को कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले एक्स को कर देते हैं। और इसको किस बेस पे करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स यूनिट कंटीन है, कंटीन का किससे ताल्लुक हो सकता है दोनों में से, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या मशीन आवर्स। क्योंकि कंटीन मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयज़ के लिए होती है कि वो रिफ्रेशमेंट, उनके लिए लंच, उनके लिए टी, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जितने एम्प्लॉयज़ होंगे जितने डिपार्टमेंट में, उतना उनका कैंटीन का खर्चा होगा। तो इसीलिए हम इसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रेशो में इसको हम 3 अपोर्शन कर देंगे। तो वो क्या रेशो बनती है, तो ये रेशो है 8:6:1, यानी ये 30,000 को हम इन 3 डिपार्टमेंट्स में इस रेशो के अंदर रीअपोर्शन करने लगे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16,000, 12,000 और 2,000। अब हमारे पास ये 40,000 रह गया, इसको भी हम एलोकेट कर देते हैं। इसके लिए अप्रोप्रिएट बेस क्या होगी, मशीन आवर्स। मेंटेनेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है मशीन आवर्स से, तो हम वाई को किस बेस पे एलोकेट करने लगे हैं, मशीन आवर्स की बेस पे। 3:4.5:2.5। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12,000, 18,000 और 10,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ये करने से हमारा सारा का सारा ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट हो गए खाली। ये हमने करना होता है शुरू से लेके। पहले हम सिर्फ लफ्ज़ों में बातें कर रहे थे, लेकिन अब मैंने आपको एग्जांपल भी करा दी कि किस तरह से हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल्कुल खाली कर देते हैं और सारा ओवरहेड हमारा, मैंने मेरे ख्याल से उल्टा बोल दिया, किस तरह से हम सर्विस डिपार्टमेंट को पूरा खाली कर देते हैं और सारा ओवरहेड हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं जो इससे भी इजी है। उसका नाम है स्टेप डाउन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें ये होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट से ओवरहेड्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जा रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें भी तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ भी कैंटीन से खाना खा रहे हों, तो उनका भी कैंटीन पे खर्चा होगा। इसका मतलब है कि कैंटीन के ओवरहेड्स फिर हमें मेंटेनेंस में भी एलोकेट करने पड़ेंगे पहले। अच्छा, स्टेप डाउन मेथड में क्या होता है कि सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन बाकी जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होता। सिंपली अब जिस तरह वही उसी एग्जांपल को हम नीचे ले आए, लेकिन इसमें एक फ़र्क आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में। पहले हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर थे, लेकिन अब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी आ गए 20, वाई के अंदर 20 आ गए। अच्छा, अब बात आती है कि पहले हम एक्स को एलोकेट करें या पहले वाई को एलोकेट करें। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा उसको हम पहले एलोकेट करेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारा एक्स डिपार्टमेंट जो है वो वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वाई के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ है। इसका मतलब है कि वहाँ से एम्प्लॉयज़ कैंटीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने एम्प्लॉयज़ की बेस पे अपने कैंटीन वाले ओवरहेड्स को एलोकेट किया था और अब एम्प्लॉयज़ वाई में भी आ गए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी जाएगा ओवरहेड। तो इसको हम अगर रीअपोर्शन करें तो इसकी न्यू रेशो जो बनेगी वो बन जाएगी 1:2। और अगर हम, अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने अपने एक्स को, मतलब एक्स कैंटीन डिपार्टमेंट को पूरा सारे प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट्स में भी एलोकेट कर दिया और मेंटेनेंस में भी यानी वाई में भी एलोकेट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ
मैंने ये स्टेप मिस किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डायरेक्ट मेथड से पूरा सवाल कवर किया हुआ था, तो मैं सिर्फ इसमें वो चीज़ बता रहा हूँ जो न्यू है। बाकी वही फॉर्मेट है जो सेम था। इसी तरह पहले 150, 160 और ये सब कुछ ऊपर लिखा आना था, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमने पहले कर लिया है। तो यहाँ पे 4000 है, इसका मतलब है कि ऊपर ये 40,000 भी है यहाँ पे, ये वाला। ये टोटल 44,000 हो गया। अब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स हैं वो 44,000 हो गए हैं, यानी हमने अब इस 44,000 को रीअपोर्शन करना है। सिर्फ 40,000 को नहीं करना, 44,000 को करना है। और इसको हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे? इसको हम सेम इसी बेस पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि कुछ चेंजिंग नहीं हुई। पिछले क्वेश्चन में भी सेम 3 डिपार्टमेंट में ही मशीनें थी और इस क्वेश्चन में भी मशीनरी सेम 3 डिपार्टमेंट्स में ही है। सिर्फ एक्स डिपार्टमेंट में मसला हुआ था कि क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर एम्प्लॉयज़ आ गए थे तो उन्होंने भी कंटीन से फ़ायदा उठाया, इसलिए हमें कंटीन के ओवरहेड्स को मेंटेनेंस में भी एलोकेट करना पड़ा, यानी रीअपोर्शन करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम इनको ऐड कर लें। अगर सॉरी ऐड नहीं कर लें, पहले इसको वाई को हमने अपोर्शन कर दिया उसी बेस पे। 12,000 आ जाएगा नीचे, नहीं, जो कि ये 44,000 ये 40,000 था, तो नीचे यहाँ पे आएगा 13,200। इसी तरह बाकी भी आ जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह से स्टेप डाउन मेथड हो गया कवर। अब सवाल गया था कि ये पेपर में आते हैं या नहीं आते। सीए के पेपर की अगर बात करें तो इतना इजी सवाल नहीं आ सकता। डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड नहीं आते आमतौर पे। इससे आगे जो हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आमतौर पे वो एग्जाम्स में आते हैं। वो भी सिंपल है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते हैं। इस मेथड में इतना डिफरेंस नहीं है पिछले 2 मेथड्स से अगर हम कंपेयर करें तो। एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि डायरेक्ट मेथड में क्या था कि जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट थे वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, और इन केस ऑफ स्टेप डाउन मेथड उसमें ये था कि हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। और अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा कि 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं और दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन और 2 सर्विस। इसके एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं। एलोकेटेड ओवरहेड्स का मेरे ख्याल से अब आपको पता ही होगा, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने रेंट और डेप्रिसिएशन को एलोकेट किया था। ये वो वाला स्टेप है, हमने ऑलरेडी वो सीख लिया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ। हमने ये ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब एलोकेट हो गया। अब क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये 4 कॉस्ट सेंटर्स हैं, ए बी एक्स वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 40% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट ए को, और सिमिलरली 50% डिपार्टमेंट बी को और 10% डिपार्टमेंट वाई को। सिमिलरली अगर हम वाई की बात करें तो वो 20% एक्स को प्रोवाइड कर रहा है, 40% ए और बी को। हम इनकी ओवरहेड्स को रीअपोर्शन कैसे करें? हमारी मर्जी है, हम पहले एक्स को कर लें या पहले वाई को कर लें। अगर हम पहले एक्स को रीअपोर्शन करें तो या रीएलोकेट करें तो किस रेशो में करेंगे? रेशो में गिवन है 40, 50, 10। 10% वाई में जा रहा है, 2000 का 10% 200 और 2000 का 50% 1000, और इस तरह ही यहाँ पे आ जाएगा 800। अब इसी तरह हम वाई को भी रीअपोर्शन करेंगे और उसमें हमारे पास परसेंटेज है 40, 40, 20। वाई का हमारा ये ऐड होके बन जाएगा 3200। 3200 का 20% बनता है 640 और 40% बन जाएगा 1280। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा कि आप एक सर्विस डिपार्टमेंट से दूसरे को ओवरहेड एलोकेट करेंगे तो इस तरह वाई में चला जाएगा, फिर वाई से आप दोबारा एक्स में भेजेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। आपने एक्स से वाई को भेजना है, फिर वाई से एक्स को भेजना है, फिर एक्स से वाई को, इतना रिपीट करते जाना है कि ये वैल्यू ख़त्म हो जाए, ओवरहेड्स आना ख़त्म हो जाए सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। वैल्यू ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई है।
अब अब हमारे पास रह गया 12.8। 12.8 एक बहुत मिनिमल सी वैल्यू है, और इसका अगर हम 10% देखें तो बनेगा 1.28। 1.28 को अगर हम दोबारा वाई में भेज देंगे तो फिर से हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा कि एक और बार हमें रिपोर्शन करना पड़ेगा। तो उससे करने से बेहतर है कि हम ऑलरेडी 1.28 को इन्हीं दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक पूरा प्रोसेस कर लिया है। और 1.28 के लिए, सिर्फ 1.28 वैल्यू के लिए हमें एक और स्टेप करना, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, और एग्जामिनर भी कुछ नहीं कहता इतने से। और ये हमें अलाउ होता है कि अगर छोटी सी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ भेज सकते हैं, बजाय इसके कि 10% हम फिर से वाई में भेजें। तो यहाँ पे हम 5.4 कर लेते हैं और यहाँ पे 7.4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गए, और हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड आए हैं वो है 12,367, और यहाँ पे आएगा 18,633। ये टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो गए हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली हो गया। ये था हमारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड, इसी सवाल को एक और मेथड से करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और फिर हमारा ये चैप्टर बस ख़त्म हो जाएगा और हम वीडियो एंड कर देंगे। अच्छा, अब यही सवाल दो मेथड से सॉल्व होता है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जौन सा मेथड आपको एग्जामिनर यूज़ करने के लिए कहेंगे क्वेश्चन में, आपने वो यूज़ करना है। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देख लेते हैं कि वो होता क्या है। जिस तरह नाम बता रहा है कि इसमें हम इक्वेशन यूज़ करके अपने लिए आसानी करेंगे। ये जो इतने लंबे प्रोसेस, इतने लंबे स्टेप्स हैं, इतने ज़्यादा स्टेप्स ऐड हो गए हैं, इनसे जान छुड़ाने के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं और इसको 2 स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन हम सर्विस डिपार्टमेंट्स की बनाते हैं। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, तो 2 इक्वेशन बनेगी। एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स के अंदर सबसे पहले हम देख लेंगे कि ओवरहेड हमें गिवन कितने हैं। एक्स के अंदर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ओवरहेड एलोकेटेड है वो है 2000, तो 2000 हमारा ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली वाई के अंदर हमें गिवन है कि 3000 ओवरहेड्स एलोकेटेड है। ये वो ओवरहेड्स हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी एक्स के अंदर या वाई के अंदर ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। अब मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया? प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ इस डिपार्टमेंट के अंदर यही ओवरहेड्स नहीं है, ये 10% एक्स से भी आ रहा है वाई के अंदर, और एक्स के अंदर 20% वाई से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, ये 10% अपने ओवरहेड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वाई को, ठीक है, समझ आ गई? ये एक्स डिपार्टमेंट है ना, ये 10% अपने ओवरहेड्स भेज रहा है वाई को, 50% बी को, 40% ए को, 40% ए, 50% बी और 10% वाई। सिंपल बात है ना। यानी कि हमारा एक्स जो है वो 2000 तो है, लेकिन ये साथ में 20% वाई का भी है। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने वाई को जब रीअपोर्शन किया था तो हमने क्या किया था, हमने 20% एक्स को भेजा था, 40% हमने भेज दिया था, 20% हमने एक्स को भेज दिया था, और 40% हमने ए और बी को भेज दिया था। इसका मतलब है कि 20% वाई के अंदर से एक्स को जा रहा है, 20% वाई के अंदर से एक्स को जा रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली वाई के अंदर क्या हो रहा है, ये 200 कैसे आया था, 10% एक्स का वाई के अंदर आ रहा है। ये जो 10% एक्स का है ये वाई के अंदर आ रहा है, ये सिंपली क्वेश्चन में गिवन है। 10% एक्स का वाई के अंदर आ रहा है, 10% एक्स का ओवर हेड वाई के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन सिंपल। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करें? कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे होगी कि सिंपली अगर एक्स इक्वेशन को पकड़ लें हम और इसको सिंप्लीफाई करें, परसेंटेज की भी 0.2 कर लिया मैंने, और ये वाई है। उसके बाद हम इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई को रहने दें, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करनी है। वाई की वैल्यू हमारे पास 3000 प्लस 0.1 एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ जाएगा 600। अगर इसको हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 2600।
2600 को और यहाँ पे 0.2x को 0.1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02x। सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम x माइनस 0.02x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2600 x माइनस 0.02x होगा 0.98x। 0.98x, और अगर हम x को यहाँ ले जाएँ और इसको 0.98 से डिवाइड करें तो हमारे पास x आ जाएगा 2653। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई तो दूसरी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इजी स्टेप है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3265। ठीक है, अब इतना जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया उसका असल में मकसद क्या था, साथ में आपने इसको भी देखते रहना है, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट्स हमारे पास A, B, X, Y, और ओवरहेड्स थे हमारे पास 10,000, 16,000, 2,000 एंड 3,000। अब हमने रीएलोकेट कर रहे हैं ना, रीएलोकेट करना है x को, तो इसकी रेशो क्या थी, इसकी रेशो थी 40-50-10। 40-50-10 x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे जो हमने निकाली है अभी इक्वेशन से, वो है 2653। उस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करें, इसको आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करें, और हमने यहाँ से माइनस करना है 2653। इसका 10% यहाँ पे आएगा, इसका 50% यहाँ पे आएगा, 40% यहाँ पे आएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें हमारे पास आ जाएगा 1061, 1326 एंड 265। ठीक है, अब हम y को भी इसी तरह कर लेते हैं, रीएलोकेट 40%, 40% एंड 20%। ठीक है, और y की हमारे पास क्या वैल्यू थी 3265, वो यही वैल्यू बनती है अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी, ये माइनस और वो दोनों प्लस, इसका मतलब y ख़त्म हो गया। तो अब हम अगर इनकी परसेंटेज के वाइज इनको एलोकेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 653, और यहाँ पे आ जाएगा 1306, यहाँ पे आ जाएगा 1306। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे हमें कितने स्टेप करने पड़े थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप के अंदर हमारा सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गया। और अब हम चेक कर लेते हैं कि आंसर सेम आया, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है, 367 18 632। ₹1 का फ़र्क है। ₹1 का फ़र्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा ली थी एक स्टेप बचाने के लिए, और ये क्योंकि हमने इक्वेशन फॉलो की है तो एक्यूरेट आंसर बिल्कुल ये है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि ये आपने ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही कहा हो कि आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स को एलोकेट करना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने आपको ये भी कहा होगा डिपार्टमेंटल वाइज OAR निकालना है, तो उसके बाद आपने OAR कैसे निकालना था। एक चीज़ तो आपको अब तक पता होगी कि ये हमारे वही ओवरहेड्स हैं जो हमने बजट किए थे महीने के शुरू में, और अब हमने इनको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि ये तैयार ओवरहेड है, बिल्कुल यही हमने प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं, अपनी प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं, जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है कस्टमर्स को। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बेस गिवन होगी। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर कह सकता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारा डिपार्टमेंट ए है, उसको आप ओवरहेड एलोकेट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ, या उसका OAR निकाल दें ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, और डिपार्टमेंट बी का आप OAR निकाल दें ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो क्वेश्चन में आपको सिंपली लेबर आवर्स और मशीन आवर्स गिवन होंगे, आपने यहाँ पे लेबर आवर्स और मशीन आवर्स पुट करने हैं, इसको लेबर आवर्स से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर निकलेगा वो सिंपली OAR होगा। OAR का सिंपल वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी इस क्वेश्चन में और मुश्किल क्या आ सकती है कि यहाँ पे मैंने आपको ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड गिवन किए हुए हैं। हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए थे पहले खुद से ओवरहेड्स। हो सकता है कि पहले वो खुद से आपको एलोकेट करवाएं, उसके बाद से फिर आपको कहें कि रीअपोर्शनेट भी करें। तो इस तरह करके क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में और कुछ मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक अब आपको सारी समझ आ गई होगी। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद यही था कि आपको 100% ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल आती है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं।
बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हम व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पे आप अपने पीएस वगैरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको आंसर भी कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं भी आपको आंसर करने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप बता दें कि कौन सा करना चाहते हैं, या फिर हम EOQ करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली, या फिर ब्रेक इवन, या मे बी ABC कॉस्टिंग, क्योंकि वो ओवरहेड से रिलेट करता है, तो हम डिसाइड कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।